जदीद हिंद आर्याई, जिसका दौर शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक, यानी कि अब तक, जिसे हम लोग हिस्ट्री में या तारीख में कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम तारीख के पस मंज़र में देखें कि जदीद का मायने क्या होता है, तो जदीद का मायने होता है नए के, या कह सकते हैं आधुनिक के। तो जो हिंदुस्तान की तारीख है उसमें आपको पता है मॉडर्निज़्म का जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है 1600 ईस्वी से लेके या 1608 ईस्वी से लेके। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये मॉडर्न शुरू हो रहा था, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू हो रही थी हमारी, उसमें जो है वो मुगलिया सल्तनत का जो है वो ज़वाल शुरू हो चुका था, और औरंगज़ेब जो है वो उस वक़्त तक नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले जो है वो उसके जो इब्तदाई नकूश हैं, जो माहिरीन इतिहासकार ने उसके माने हैं, वो यहीं से माने हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, आगाज़ हुआ 1600 में, जो लंदन में हुआ, और 1608 में जो है वो हिंदुस्तान आ गए, यानी कि अकबर के ज़माने में। लेकिन इनका जो बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ वो हुआ जहांगीर के दौर में, और जहांगीर के दौर में ही कौन आए? अंग्रेज़ आए, और उन्होंने जो है वो क्या डाली, अपनी फैक्ट्री की बुनियाद डाली। सूरत में भी डाली, कुछ लोगों ने जो है वो मसूलीपट्टनम में भी डाली। तो अलग अलग इलाकों में जाके इन्होंने क्या डाली, इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, और हिंदुस्तान पर जो है वो अपना व्यापार का काम करना शुरू किया, और उसे ही क्या कहा गया, मॉडर्निज़्म कहा गया, या कह सकते हैं आधुनिक इतिहास कहा गया। लेकिन जहाँ हम लोग इसके पस मंज़र में देखते हैं, यानी कि उर्दू अदब के लिहाज से देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है वो 1000 ईस्वी में जो है वो शुरू होता है, जो इससे तकरीबन 600 साल पहले शुरू हो जाता है, ज़बान के लिहाज से या अदब के लिहाज से। और यहाँ अगर हम बात करें अदब के लिहाज से, तो जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है वो हिंद आर्याई ख़ानदान का तीसरा दौर है। और इससे 3 जो दौर हैं, जो हम लोगों ने इसके 2 दौर जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कदीम हिंद आर्याई और अहद वुस्ता। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा तवील वक्त है वो अहद वुस्ता का है, तकरीबन 1500 साल तक का वक्त है अहद वुस्ता में। इसके बाद कदीम हिंद आर्याई की बात करते हैं तो 1000 साल का वक्त है, और जदीद हिंद आर्याई का हम लोग बात करें तो यह है आपका 926 साल तक का अभी तक जो इसका वक्त हुआ है। इसीलिए इन तीनों दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है या सबसे ज़्यादा तवील है वक्त के हिसाब से, वो है अहद वुस्ता का 1500 साल। एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई की। तो जदीद हिंद आर्याई में 2 चीज़ों पर ख़ास तौर से ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं मगरिबी हिंद पर, और क्योंकि मगरिबी हिंद से जो है वो उर्दू का जो है वो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, और उसी के बराह रास्त जो है वो उर्दू ज़बान हमारे सामने आती है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो है मशरिक़ी हिंद। ये मगरिबी हिंद और मशरिक़ी हिंद जो है वो दोनों ही एग्ज़ाम के पस मंज़र से बहुत अहम है। इसके अलावा एक इलाका और है जो सिंध में है, और वो भी क्या रखता है, बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उर्दू की जाए पैदाइश के जो ज़्यादा चांसेस हैं या जो ज़्यादा नज़रिए पेश किए गए हैं ज़्यादातर, वो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब में, जो उन्होंने 1928 में लिखी, पंजाब में उर्दू उस किताब का नाम है। इसके बाद सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है 1939 में लिखी गई है, जिसका नाम है नकूश सुलेमानी। इस बारे में हम लोग जो हैं वो पहले ही रोशनी डाल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसे इलाकों में बांटना ज़रूरी होता है। तो हमने हिंदुस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं उसको जो है वो तकसीम कर लिया। जो नॉर्थ का हिस्सा है उसे हम लोगों ने शुमाली हिंद कहा है, और इसके साथ साथ शुमाली मगरिब, यानी कि जो इस तरफ का इलाका है वेस्टर्न घाट का, तो इसलिए हम लोग इसे शुमाली हिंद या शुमाली मगरिब के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब इसमें शुमाली हिंद कह लें या शुमाली मगरिब कह लें, इसमें जो है वो 2 ज़बान जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ज़बान हैं, जिसमें एक आती है लहिंदा और दूसरी आती है आपकी सिंधी। ये 2 ज़बानें जो है वो शुमाली हिंद की बोली जाती हैं, और ये शुमाली हिंद में भी किस इलाके में बोली जाती हैं, पंजाब में बोली जाती हैं। इसीलिए ये दोनों जो बोलियां हैं लहिंदा और सिंधी, ये दोनों पंजाबी का ही क्या है, एक हिस्सा है। अब ये पंजाबी और लहिंदा जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो बोली जाती है। जो लहिंदा है वो मगरिबी पंजाब में बोली जाती है, यानी कि वेस्टर्न पंजाब में बोली जाती है। वहीं जो सिंधी है ये सिंध के इलाके में बोली जाती है, जो आधा हिंदुस्तान में है और आधा पाकिस्तान में है। इसके बाद एक छोटा सा डाउट और आता है बच्चों के जहन में, और वो है ज़बान और बोली को लेके। एक होता है ज़बान और एक होता है ज़ुबान। जो ज़बान होती है वो हमारी एक लैंग्वेज होती है,
जबकि जो ज़ुबान होती है यानी कि ज़ा के ऊपर पेश होता है उसे हम लोग अपनी जीभ कहते हैं यानी कि टंग कहते हैं। तो यहाँ पर ज़बान और बोली इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जो ज़बान होती है वो बहुत वसी होती है यानी कि बहुत बड़ी होती है, और बोली जो है वो बहुत छोटी होती है जिसका जो हिस्सा है वो बहुत कुंद होता है। और बोली का अपना कोई अदब नहीं होता, और जब कोई अदब नहीं होता तो उसमें कोई तसनीफ़ भी जो है वो नहीं लिखी जाती। जबकि ज़बान जो है वो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता है यानी कि अदब से ताल्लुक़ रखता है, और इसीलिए जो है वो लिटरेचर में अदब पढ़ा जाता है क्योंकि वो एक ज़बान का अदब होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ज़बान आती है, उसके बाद जो है वो बोली आती है। ये भी बात आप लोग जो है वो जहन में रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, पंजाबी जो है वो एक ज़बान है, जबकि सिंधी और लहिंदा क्या है, ये बोलियाँ हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसे याद रख सकते हैं। और बोली का कोई रस्मुल ख़त नहीं होता, जबकि ज़बान का रस्मुल ख़त होता है। तो ये जो पंजाबी ज़बान है इसका रस्मुल ख़त क्या है, गुरुमुखी है। तो ये हुई आपकी शुमाली हिंद की बात। अब शुमाल के बाद हम सीधा जाते हैं साउथ में, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं जनूबी हिंद। तो जनूबी हिंद में एक ही ज़बान है और एक ही बोली है जिसका नाम है मराठी। और मराठी को हम लोगों ने शायरी की ज़बान कहा है या मौसीकी की ज़बान भी कहा है। आप लोग यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़बानी एतबार से वोवल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी ज़बान में होते हैं यानी कि मराठी में होते हैं। लेकिन अगर हम उर्दू ज़बान में बात करें तो उर्दू में सिर्फ 3 ही वोवल्स होते हैं, जिसमें अलिफ, वाव और या आते हैं। लेकिन जब हम लोग इनकी शक्ल के एतबार से बात करते हैं तो इनकी शक्लें कितनी हो जाती हैं, 10। वैसे तो 3 है लेकिन शक्ल के एतबार से जो है वो ये 3 है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसको वोवल्स और कॉन्सोनेंट के एतबार से भी बताया है। अलिफ, वाव और या क्या है, हुर्फ़ इल्लत हैं, जिन्हें हम लोग मुसव्वदे भी कहते हैं, इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। जबकि हुर्फ़ सही यानी कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो मुसम्मतें कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, मुसव्वते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनूबी हिंद के बाद ईस्टर्न साइड की यानी कि मशरक़ी हिंद की। मशरक़ी हिंद में 3 बोलियाँ आती हैं जिसमें हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। मशरिक़ के बाद हमारे पास आता है मगरिबी हिंद यानी कि वेस्टर्न एरिया। और वेस्टर्न एरिया ही क्या है, एग्ज़ाम में सबसे अहम है एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि मगरिबी हिंद में कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं। और इसको जो तकसीम किसने किया है, गैरिसन ने किया है, जिसमें सबसे पहला आता है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। इसके बाद दूसरा आता है हरियाणवी, जिसको हम लोग जाटू या बांगड़ू के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 ज़बानें हैं जो मगरिबी हिंद में आती हैं, और यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर आता है कि मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, तो 5 बोलियाँ हैं। अब इन 5 बोलियों को जो है वो हम लोगों ने 2 इदवार में क्या किया है, तकसीम किया है। और 2 इदवार कौन कौन से हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। और ये 2 इदवार किसने तकसीम किए हैं, गैरिसन ने, जिसमें पहला जो भाग आता है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों जो हैं वो एक ग्रुप में हैं। और इसमें ग्रुप होने की निस्बत ये है कि इसमें जो है वो ऊ की आवाज़ आती है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ऊ की आवाज़ किस ज़बान में आती है, तो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में ऊ की आवाज़ आती है। जैसे इधर को अइयो, उधर को जइयो, खाना खइयो। तो इन सब जुमलों में आप देखेंगे कि लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, ऊ की आवाज़ आ रही है। इसी के बरअक्स आप लोग दूसरी ग्रुप देख सकते हैं या दूसरा ग्रुप देख सकते हैं, जिसमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली, हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू। हरियाणवी, जाटू और बांगड़ू एक ही हैं, खड़ी बोली और हिंदुस्तानी एक ही है। जैसा आपको पता है यहाँ पर खड़ी बोली है, और हरियाणा में ज़्यादातर जाट रहते हैं, उनकी ज़बान जो है वो क्या होती है, अक्खड़ होती हैं। तो इसलिए इसे हम लोग अक्खड़ ज़बान भी कहते हैं यानी कि खड़ी ज़बान। और खड़ी ज़बान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो भारीपन होता है, और भारीपन होने के साथ साथ इसमें जो है वो लास्ट में आ की आवाज़ आती है। और इसीलिए जैसे हम लोग देखते हैं किधर को जा रहा, इधर को आजा, पागल मत बना, तो हम इन जुमलों में देखते हैं कि इसमें लास्ट में क्या आया है, आ की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए हम लोग इसे अक्खड़ ज़बान कहते हैं या आ की आवाज़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो खड़ी बोली है वो मगरिबी हिंद के आसपास बोली जाती है। जैसे आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा का कुछ इलाका हो गया, तो इनमें क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। और इसी का ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, बराह रास्त उर्दू से है। इसके अलावा चारों दिशाओं होने के बाद यानी कि शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब होने के बाद आपका आता है सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य देश यानी कि सेंट्रल।
इसमें जो है वो काफ़ी सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ज़बानों को जो है वो तरजीह देंगे, जिसमें गुजराती आती है और राजस्थानी आती है। अब इन राजस्थानी ज़बान की जो है वो 4 बोलियाँ हैं, जिसमें आपको मारवाड़ी मिल जाएगी या मेवाड़ी मिल जाएगी, मालूनी मिल जाएगी, जयपुरी और मेवाती। तो ये राजस्थान की 4 बोलियाँ हैं जो मध्य देश में बोली जाती हैं। इसके अलावा गुजराती पहाड़ी भी ज़बान अहम है, जो मगरबी पहाड़ी में बोली जाती है, और ये मध्य देश का जो इलाका है, जो दरमियानी पहाड़ी की बोलियाँ बोली जाती हैं, उसमें 2 हैं, जिसमें कमायूनी और गढ़वाली है। हालांकि ये दोनों ज़बान जो है वो अक्सर उत्तराखंड के इलाके में जो है वो बोली जाती है। तो ये 2 ज़बानें जो है वो आपकी हो गई ऊपर के हिसाब से। इसके बाद गैरीसन ने ही, क्योंकि ये माहिर गैरीसन लिसानियात हैं, इन्होंने जदीद हिंद आरियाई की जो ज़बान है उसको 2 इदवार में तकसीम किया है। एक है अंदरूनी और एक है बैरूनी। बैरूनी वो जो बाहर से आई जैसा माना जाता है, और अंदरूनी वो जो अंदर की ज़बान है। तो इसीलिए एग्ज़ाम में इनसे भी पूछ लिया जाता है कि बैरूनी कौन सी मानी है और अंदरूनी कौन कौन सी ज़बान मानी है। तो बैरूनी ज़बान में हम लोग देख सकते हैं लहिंदा, सिंधी, मराठी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आसामी, उड़िया, बंगाली और बिहारी। ये सब गैरीसन ने क्या बताई हैं, ये सारी की सारी ज़बानें गैरीसन ने बैरूनी बताई हैं अपने रिसर्च के एतबार से। यानी कि गैरीसन को लगता है कि ये ज़बानें जो हैं वो बाहर से आई हैं अपने रिसर्च के एतबार से। वहीं अगर हम बात करें अंदरूनी ज़बान, जो अंदर की ज़बान है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी और दरमियानी पहाड़ी, जिसमें 2 बोलियां हैं, कमायूनी और गढ़वाली। ये सारी क्या बताई हैं इन्होंने, अंदरूनी बताई हैं गैरीसन ने अपने रिसर्च के एतबार से। तो ये हुई उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से बात। अब हम लोग देखते हैं कुछ तारीख के पश मंज़र में कि उर्दू लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो उर्दू का जो सबसे पहले ज़िक्र हमें मिलता है वो मिलता है बाबरनामा में, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, तुजूक बाबरी भी मानते हैं। ये खुद नवीस्त है किसकी, बाबर की है, जो उन्होंने लिखी है तुजूक बाबरी। तुजूक बाबरी जो है वो तुर्की ज़बान में लिखी गई है, लेकिन जो बाबरनामा है वो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, क्योंकि ये उसका क्या है, ट्रांसलेशन है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे भी याद कर सकते हैं। ये बाबर की खुद नविस्त है जो तुजुक बाबरी है, लेकिन उसका तर्जुमा बाबरनामा के नाम से किया गया है। जो बाबर है हिंदुस्तान में आया था 1526 में, और उसने जो है वो आके कौन सी लड़ाई लड़ी, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, और उसमें जो है उसने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। और इस बात से हमें तारीख़ में पता चलता है, वो टॉपिक अलग है तारीख़ का। लेकिन अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें तो उर्दू की जो पहला ज़िक्र हमें मिलता है वो मिलता है बाबरनामा में ही, और इसका जो है वो ख़ुद बाबर ने उसका ज़िक्र किया है। ये हुई सबसे पहले ज़िक्र मिलता है, लेकिन इसको अदब के लिहाज से जो सबसे पहले इस्तेमाल किया है वो क्या है, 1750 में। और किसने किया है, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने जो है वो इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया है 1750 में। तो ये बात हुई उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल और उसका ज़िक्र। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम लोग संविधान के एतबार से भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें जो है वो 22 भाग हैं, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं और तकरीबन 395 के आसपास क्या हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। और जब ये आइन बना, यानी कि जब ये संविधान बना, तो उसमें जो है वो उर्दू ज़बान को भी पहले से शामिल रखा गया था, बाद में नहीं जोड़ा गया था। क्योंकि जब ये संविधान बना तो उस वक़्त जो है वो इसमें कितनी भाषाएं थी, सिर्फ़ और सिर्फ 14 भाषाएं थीं। उसके बाद जो है वो इसमें 8 भाषा जोड़कर जो है वो इसमें कितनी हो गई, 22 भाषा जो है वो हो गई है। और अभी भी वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और एक आर्टिकल और याद रख लीजिएगा, हालांकि ये हिंदी में अक्सर पूछा जाता है, वो है 343 आर्टिकल, क्योंकि इसी में जो है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिपि के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी और लिपि देवनागरी कहते हैं, उसमें जो है वो इसका जिक्र है। तो एग्ज़ाम में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है।